Jai Hind, dear all. My name is Aradhna, and from today onwards, we are going to start a new journey in which we will study the basic concepts of all the basic subjects like maths, science, social science, reasoning, etc. So, starting from the GS, general sciences. General sciences basically have four parts: history, geography, polity, and economy. So, in today's lecture, we will study a brief overview of all these subjects, and after this video, in a series of lectures, we will study all these concepts in great details. And we will start with history, then after completing history, we will move towards geography, then polity, then economy, and after completing general sciences, we will move towards sciences. Science which also have four parts: physics, chemistry, botany, and zoology. And after completing science, we will move towards maths and other subjects. All subjects have parts, subparts, so we will discuss all of them in detail in our next videos. So let's start the today's video. So आज बेसिकली हम जनरल साइंसेस का एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कैसे ये अर्थ फॉर्म हुई, कैसे जैसे आज हम 2024 में खड़े हैं, आज की डेट है 25 जून 2024। सो सबसे पहले टाइमलाइन से ही स्टार्ट करते हैं। सो 25 जून 2024 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहले जो अभी हम बेसिकली जो हम टाइमलाइन यूज़ करते हैं, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर इज़ द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाय द वे, इंडिया का जो ऑफिशियल कैलेंडर है दैट इज शकास कैलेंडर। शकास कैलेंडर बेसिकली इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर है, बट हम स्टिल जो वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड को जो रिप्रेजेंट करता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, दैट वाज गिवन बाय पॉप ग्रेगोरियन, उसको ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को पूरा वर्ल्ड उसे एक्सेप्ट करता है। सो एक्चुअली होता क्या है कैलेंडर में, अगर हम टाइमलाइन से समझने की कोशिश करें, सो फॉर एग्जांपल अगर आज हम 2024 में हैं, तो कुछ लास्ट ईयर 2023 था, उससे पीछे 2022 था, कभी 2020 रहा होगा, उससे पहले थोड़ा और अगर हम टाइम में पीछे जाएं तो कभी टाइम 2000 भी रहा होगा, कभी टाइम 1000 भी रहा होगा, और अगर थोड़ा हम और पीछे जाएं तो कभी टाइम 0 भी रहा होगा। तो टाइम 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम 0 रिप्रेजेंट करता है बेसिकली द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म एक्चुअली हुआ क्या था? अगर हम क्रिश्चियनियन कल्चर की बात करें तो वहाँ पे, क्योंकि हम सबको पता है कि ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट जो हैं वो क्रिश्चियनियन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उन्हीं के बिहाफ पे ये पूरा जो क्रिश्चियनिटी इवॉल्व हुई। सो जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उस ईयर को इंटरनेशनल टाइमलाइन में 0 कंसिडर किया जाता है। सो बेसिकली आपने हिस्ट्री में कुछ डेट्स देखी होंगी जिनके आगे लिखा होता है BC, AD, BCE। तो इनका मतलब क्या होता है? BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब है कि बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल 500 BC यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले। AD क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी रिप्रेजेंट्स द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो भी साल हैं उनमें हम AD लगाते हैं, एनो डोमिनी। BCE भी कई जगह यूज़ करते हैं, बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा भी वही रिप्रेजेंट करता है ईसा मसीह के बर्थ को। आफ्टर कॉमन एरा ACE, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद। तो जो भी जितनी भी डेट्स ईसा मसीह के जन्म से पहले की होंगी उनके आगे हम BC यूज़ करेंगे, जो उनके जन्म के बाद की होंगी उनके आगे हम AD यूज़ करते हैं जनरली। इंडिया का जो ऑफिशियल कैलेंडर है शकास कैलेंडर। शकास कैलेंडर में क्या होता है, आपने सुना होगा अपने घरों में, फॉर एग्जांपल हिंदी मंथ्स सुने होंगे आपने, चैत्र, माघ, फागुन, तो वो सारे आते हैं शकास कैलेंडर में। ऐसे और भी बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, विक्रमादित्य कैलेंडर, गुप्ता कैलेंडर, बट उनको अभी के टाइम पे हम इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। सो अभी हमने टाइमलाइन से स्टार्ट किया, तो टाइम 0 तो बेसिकली ईसा मसीह के जन्म को रिप्रेजेंट करता है। 500 BC, 5 लाख BC, और पीछे जाएं 5 मिलियन BC, और हम कितना पीछे जा सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम इमेजिन करें तो हम सब अर्थ पे रहते हैं, अर्थ कभी ना कभी तो बनी होगी,
अर्थ बनी होगी उससे पहले अर्थ कहाँ है, हमारी गैलेक्सी। पहले तो सोलर सिस्टम आता है, देन फिर स्टार्स, गैलेक्सीज। तो अगर हम कंसिडर करें तो सब कुछ जो कुछ भी हम सोच सकते हैं इस यूनिवर्स के बारे में, तो यूनिवर्स की कहीं से शुरुआत हुई होगी। तो बिल्कुल अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो एक्चुअल में अगर हम एक्चुअल में जो ये यूनिवर्स है वो हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। यूनिवर्स एक्चुअल में क्या है वो हम लोग सोच ही नहीं सकते। और एज पर द जनरल थ्योरी, जो अभी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो यूनिवर्स है, आपने सुना होगा फिजिक्स में बहुत सारे लॉज होते हैं जिनको हम यूनिवर्सल लॉज कहते हैं। यूनिवर्सल लॉज का क्या मतलब है कि वो लॉज जो यूनिवर्स पे लागू होते हैं। तो यूनिवर्स के बाहर भी कुछ होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे हमारा एक यूनिवर्स है, ऐसे ही बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं जिनको हम मल्टीवर्सेस कहते हैं। मल्टीवर्सेस में अब जो हमारा यूनिवर्स है उस पर हमारे यूनिवर्सल लॉज चलते हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्स के अलावा जो यूनिवर्सेस हैं उनमें क्या लॉ चलता है, वहाँ क्या होता है, ये ना हमें कुछ इसके बारे में पता है, ना हम इसके बारे में कुछ इमेजिनेशन कर सकते हैं। सो एक्चुअल में बहुत सारे यूनिवर्सेस जिनको हम मल्टीवर्सेस कहते हैं, वो सारे मल्टीवर्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, इसके बारे में ह्यूमंस को कुछ भी नॉलेज नहीं है। और एक्चुअल में इन चीज़ों को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं कि बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो बेसिकली वहाँ पे जब किसी को पता ही नहीं है तो उसके बारे में इतना डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है। हम अपने यूनिवर्स से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि स्टार्टिंग में कुछ एक डॉट था और उस डॉट में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन को, यहाँ हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात नहीं करें, यहाँ हम बेसिकली टाइम ज़ीरो की बात करें, वो टाइम ज़ीरो जहाँ पे हमारी यूनिवर्स की फॉर्मेशन का स्टार्टिंग हुई थी। सो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन से ही बेसिकली उस डॉट से, वो डॉट उसको हम एटम या कुछ बोलना तो गलत होगा, बेसिकली जो भी था वहाँ से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और जो यूनिवर्स है वो वहाँ से इवॉल्व हुआ और वो एक्सपेंड होता गया एंड बिग बैंग थ्योरी सेज कि यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड होने का रीज़न क्या है कि एवरीथिंग विच इज़ इन यूनिवर्स वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब आएगी? जब उसकी एंट्रोपी ज़ीरो होगी। एंट्रोपी ज़ीरो मतलब कि वो बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में है, उसके पास एनर्जी ज़ीरो है। एनर्जी ज़ीरो कब होगी? जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना ज़्यादा दूर रहें, ताकि उनके बीच में कोई भी फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल हो जाए। तो इसी के लिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए यूनिवर्स के सारे मॉलिक्यूल्स, सारे पार्टिकल्स, सारी गैलेक्सी, सब कुछ एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो वो सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, रिजल्टिंग एक्सपेंडेशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो बेसिकली बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या हुआ? न्यूक्लियर फ्यूज़न हुआ। न्यूक्लियर फ्यूज़न से हाइड्रोजन के एटम्स मिलके उन्होंने हीलियम बनाया और फिर बाकी सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सबका फॉर्मेशन हुआ। इस यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी आकाशगंगा को कहा जाता है, यूनिवर्स ब्रह्मांड। तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उनमें से एक गैलेक्सी हमारी है, मिल्की वे गैलेक्सी। उस गैलेक्सी में मिलियंस स्टार्स हैं। उस स्टार्स में से एक स्टार है हमारा सन। उस सन के अराउंड रिवॉल्व करता है हमारा पूरा सोलर सिस्टम, जिसमें से एक प्लेनेट है हमारा अर्थ। वो तो सबको ही पता होता है, बहुत बेसिक है। तो अर्थ जो है उस पर हम सब रहते हैं। अब अर्थ पे अगर हम आ गए हैं तो अर्थ बेसिकली जब बिग बैंग हुआ, देन फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी, स्टार्स, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अर्थ जो अभी हमें जैसी दिखती है ऐसी अर्थ स्टार्टिंग से नहीं थी। स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में अर्थ का टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा था। जैसे अभी सन का टेम्परेचर है, ऐसे ही अर्थ का टेम्परेचर था। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है, आप ज्योग्राफी में आगे चल के पढ़ेंगे, गोल्डीलॉक्स जोन प्लैनेट। गोल्डीलॉक्स जोन प्लैनेट्स क्या होते हैं? वो प्लैनेट्स जिन पे लाइफ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो, एटलीस्ट पॉसिबल हो, तो उन प्लैनेट्स को गोल्डीलॉक्स जोन प्लैनेट कहा जाता है। तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे अर्थ हैबिटेबल नहीं थी, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट क्या हुआ, धीरे धीरे जो अर्थ का टेम्परेचर था वो कूल डाउन हुआ। अर्थ का जो अपर सरफेस था
क्योंकि लोअर सरफेस अभी भी वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो सब हम आगे चल के ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। अर्थ का अपर सरफेस कूल डाउन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, क्योंकि अपर सरफेस तो कूल डाउन हो गया, ऊपर का जो आउटर मोस्ट लेयर थी, बट अंदर अभी भी मैग्मा था, अभी भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। तो वॉल्केनिक इरप्शंस हुए जहाँ से प्लेट्स, अर्थ की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से वॉल्केनिक इरप्शंस हुए जिसमें वाटर वेपर्स, ऐश, मीथेन, अमोनिया, ये सारी चीज़ें इवॉल्व हुई। वाटर वेपर जो है स्काई में जाके कंडेंस हो गए। उसके बाद बहुत ज़्यादा डेंस वाटर वेपर्स कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई। उन क्लाउड से पूरी अर्थ पे लैक्स ऑफ ईयर्स तक, बहुत लाखों सालों तक इतनी हैवी रेनफॉल हुई कॉन्टिन्यूसली, लाखों सालों तक वो बारिश चलती रही, जिससे फॉर्मेशन हुआ हमारे ओशियंस का। अब क्योंकि जब वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे तो वहाँ से CO2 भी निकला था, CO2 एटमॉस्फेयर में था। एटमॉस्फेयर से जब बारिश हुई तो वो CO2 जो है ओशियंस के वाटर में डिजॉल्व हो गया। अब ओशियंस में तो ऐसा बताया जाता है कि अप्रॉक्स 3.7 बिलियन ईयर एगो फर्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ अर्थ पे आई, और वो थी एक साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके पास क्लोरोफिल था। उस टाइम एटमॉस्फेयर में हमारे कहीं पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। उसके पास क्लोरोफिल था। ओशियंस में डिजॉल्व CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर था। सनलाइट के प्रेजेंस में उस साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया। बिकॉज उसके पास क्लोरोफिल था, उसने एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो उसने एनारोबिक रेस्पिरेशन किया, उससे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। देन उसके बाद फिर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर प्लांट्स इवॉल्व हुए, एनिमल्स इवॉल्व हुए। फिर प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के बाद ह्यूमंस एग्जिस्टेंस में आए। ऐसा बताया जाता है एज पर टुडेज नॉलेज 6 मिलियन ईयर्स एगो मियोसिन एपोच बेसिकली एक हिस्ट्री की टाइमलाइन होती है। मियोसिन पीरियड, प्लेस्टोसीन पीरियड एक्सेट्रा। तो उस टाइम पे 6 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट ह्यूमन की एग्जिस्टेंस अर्थ पे आई। वो ह्यूमंस एक्चुअल में क्या थे कि वो हंटर्स गैदरर्स हुआ करते थे। उस टाइम पे ह्यूमंस जैसे अभी हैं उस टाइप के नहीं थे। हम लोग तो काफ़ी इवॉल्व होके काफ़ी बाद में अभी हम इस टाइम पे हैं। तो अभी हम 6 मिलियन साल पीछे की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे ह्यूमंस अभी जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। हम लोग बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि मंकीज से इवॉल्व हुए, चिंपैंजी से इवॉल्व हुए, तो हम कुछ उसी टाइप के हुआ करते थे उस टाइम पे। तो धीरे धीरे करके फिर ह्यूमंस में इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होते होते फिर हम होमोसेपियंस बने। तो बेसिकली जो हमारी हिस्ट्री है, ये वाला जो पार्ट था अभी जो मैंने फॉर्मेशन ऑफ अर्थ का जो कुछ भी बताया, ज्योग्राफी का पार्ट था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री में भी 3 सब पार्ट्स होते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्ट्री में भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। प्री हिस्ट्री बेसिकली स्टोन एज को कहा जाता है। स्टोन एज में पैलियोलिथिक स्टोन एज, मेसोलिथिक स्टोन एज एंड देन न्यूलिथिक स्टोन एज। तो जो पैलियोलिथिक पीरियड का एक्सेप्टेंस है वो 2 मिलियन ईयर्स से किया जाता है। कहा जाता है कि 6 मिलियन ईयर्स एगो जब पहले ह्यूमन की एग्जिस्टेंस आई थी, तो वो जो ह्यूमंस इवॉल्व होते होलोसीन पीरियड तक इवॉल्व हुए। 2 मिलियन ईयर्स एगो तक, मतलब 2 मिलियन साल पहले तक ऐसा हुआ था कि ह्यूमंस जो थे वो मोर और लेस जो थे इवॉल्व हो चुके थे, होमोसेपियंस बन चुके थे। तो 2 मिलियन ईयर्स एगो से 2 मिलियन साल पहले से हम क्या करते हैं, हम अपनी जो बेसिक हिस्ट्री है वहाँ की शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री बेसिकली हमारे अतीत में जो भी घटनाएं हुई उनकी स्टडी, मेनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमंस। इंसानों के रिस्पेक्ट में जब हम हिस्ट्री की अपने अतीत का अध्ययन करते हैं उसको इतिहास कहा जाता है। तो 2 मिलियन साल पहले से 10 मिलियन साल पहले तक पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल। उस टाइम पे क्या होता था कि ह्यूमंस जो थे वो हंटर्स गैदरर्स थे।
हंटर्स शिकार करते थे, गैदरर्स मतलब कि अपनी लिविंग के लिए उनकी जो भी नीडेड चीज़ें थी, जैसे लकड़ी, हंटर्स तो जानवरों का हंट शिकार किया तो फिर उसको कट करने के लिए जो टूल्स चाहिए होते थे, तो वो सब अपने वो सामान को गैदर करते थे, तो उनको हंटर्स गैदरर्स कहा जाता था। तो उस टाइम पे पैलेलिथिक एज में क्या होता था, 2 मिलियन साल पहले से 10 मिलियन साल, सॉरी 10,000 साल पहले तक, तो उस टाइम तक ह्यूमंस जो थे वो हंटर्स गैदरर्स थे। तो उस टाइम पे उनको पैलेलिथिक एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे एविडेंस के रूप में हमें जो मिले हैं वो टूल्स मिले हैं, जिससे कि हम हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो उस टाइम के जो पैलेलिथिक एज के जो टूल्स थे, स्टोन टूल्स बेसिकली, वो बहुत बड़े बड़े स्टोन्स थे जिनको मेगालिथ्स कहा जाता था। मेगालिथ्स, लिथ मतलब स्टोन होता है, पैलेलिथिक में भी लिथ जो भी है, लिथ का मतलब स्टोन होता है, और मेगा मतलब बहुत बड़ा। तो बड़े बड़े पत्थर हमें मिले उस टाइम पे एविडेंसेस के रूप में कि उस एज में जो हंटर्स गैदरर्स थे वो उनको बेसिकली जिस फॉर्म में पत्थर मिलते थे वो उसी फॉर्म में उनका यूज़ कर लेते थे, क्योंकि इवोल्यूशन उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं हुआ था ताकि वो इतना सोच पाए कि हम इन पत्थरों को काट के इनके टूल्स बना के यूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े मेगालिथ्स मिले, तो वो एज कहा जाता है पैलेलिथिक एज। देन फिर मीजोलिथिक एज आता है। मीजोलिथिक एज में क्या होता है कि स्टोन टूल्स, अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टोन्स को ना कट करके यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मीजोलिथिक एज जो है वो 10,000 ईयर्स से 8,000 ईयर्स एगो तक, 10,000 से 8,000 ईयर्स एगो तक हमारा मीजोलिथिक एज चलता है। तो वहाँ पे स्टोन का जो साइज़ था वो मीडियम था, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो उस टाइम पे उन्होंने मीडियम साइज के स्टोन्स यूज़ किए। मीजोलिथिक एज में ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया था। डोमेस्टिकेशन मतलब कि पशुपालन। जैसे फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल डॉग को बताया जाता है, वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता, उसको सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया था ह्यूमंस ने। देन फिर उसके बाद आता है न्यूलिथिक एज, जो कि 8,000 BC से अप्रॉक्स 4,000 BC तक चलता है। उसमें क्या होता है कि ह्यूमंस ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी। फार्मिंग से क्या हुआ कि अब पहले ह्यूमंस हंटर्स गैदरर्स थे, कहीं पे भी भटकते रहते थे, एक जगह के रिसोर्सेज खत्म हो गए, कहीं और मूव कर दिए। बस बेसिकली उनको वहाँ पे एक वाटर रिसोर्स होना चाहिए, कोई नदी, कुछ भी जहाँ से उनको पानी मिल सके, कोई खाने का रिसोर्स होना चाहिए, जानवर या फिर कोई पेड़ के फल वगैरह, कुछ भी वो लोग खा लेते थे। तो अब क्या हुआ, जब न्यूलिथिक एज आई, ह्यूमंस ने, क्योंकि वो मीजोलिथिक में ही वो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर चुके थे, न्यूलिथिक एज में उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी। तो फार्मिंग से वो क्या हुआ कि आसपास जो इंसान खेती करेगा तो वहाँ पे सेटल डाउन तो होगा ही, तो ह्यूमंस ने एक जगह पे सेटल डाउन होकर रहना स्टार्ट कर दिया। तो न्यूलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स मिले वो बहुत छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स, छोटे छोटे स्टोन टूल्स, एंड उनकी जो एजेस होती थी वो बहुत शार्प होती थी। शार्प एजेस क्या शो करती है कि वो उनका यूज़ करते थे जो एनिमल्स थे उनकी स्किन को कट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग हंटर्स गैदरर्स तो उस टाइम पे भी थे, तो उसके लिए तो यहाँ पे इतना इवोल्यूशन हो चुका था कि उनको इतना समझ आ जाए कि हम जो स्टोन्स हैं उनके टूल्स बना सकते हैं। कुछ स्टोन टूल्स एविडेंसेस में मिले भी हैं। देन फिर न्यूलिथिक एज के बाद 4,000 BC के बाद, 4,000 BC से अप्रॉक्स मतलब वहाँ से फिर शुरू हो जाता है हमारा चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज क्या होता है, चैल्कोलिथिक एज में बेसिकली ब्रॉन्ज से अलग है। चैल्कोलिथिक एज उसमें तांबे का यूज़ किया जाता था। चैल्कोलिथिक तांबे को कहा जाता है। तो उस टाइम पे ह्यूमंस ने अर्थ में से तांबा निकालना स्टार्ट कर दिया था। कॉपर एज बेसिकली उसको कहा जाता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। कॉपर एज में तो वहाँ पे अब ह्यूमंस ने कॉपर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। कॉपर से वो लोग बर्तन बना लेते थे, कुछ पॉट्स बना लेते थे जिसमें वो लोग अपने जो फूड ग्रेन्स है उनको स्टोर करते थे। तो वहाँ से हमारा कॉपर एज स्टार्ट होता है। अब ये चैल्कोलिथिक एज तो काफ़ी लंबा चलता है वैसे, बट यहाँ पे हम मानते हैं कि जो हमारी प्री हिस्ट्री है वो एंड हो जाती है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड में बेसिकली डिफरेंस क्या है। प्री हिस्ट्री में जिसमें ये पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और न्यूलिथिक एजेस आते हैं, इन एजेस में क्या था कि एक्चुअल में जो ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस के एविडेंसेस तो मिले, ह्यूमंस के बोन्स मिले, उनके यूज़ किए हुए टूल्स मिले, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के बोन्स मिले, तो वो सारी चीज़ें मिली, बट एक्चुअल में उस टाइम पे ह्यूमंस ने लिखना स्टार्ट नहीं किया था। वो लोग सिर्फ अपनी लिविंग को अर्न करते थे,
बस अपना जीवन काट रहे थे वो लोग, मतलब उन्होंने लिखना, कोई भी स्क्रिप्ट उस टाइम पे नहीं मिली है तो उन्होंने लिखना स्टार्ट नहीं किया था। तो जिस एज में, जिस टाइम पीरियड में कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं है, उस टाइम को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जिसमें पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तीनों एजेस आते हैं। देन फिर इसके बाद स्टार्ट होती है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री में रिटर्न एविडेंसेस तो मिले हैं हमें, लेकिन हम उन स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि उसमें आखिर लिखा क्या है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब चैल्कोलिथिक एज के बाद, चैल्कोलिथिक एज और बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। तो ब्रॉन्ज एज में क्या होता है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन को मिला के, कॉपर 88% और टिन 12% की कॉम्पोजिशन में जब मिलाते हैं तो वहाँ पे हमें ब्रॉन्ज मिलता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली है, इंडस वैली स्क्रिप्ट को, लेकिन उस स्क्रिप्ट को हम कभी डिसाइफर नहीं कर पाए कि उसमें एक्चुअल में लिखा क्या है। तो अब जब हमें स्क्रिप्ट तो मिली बट हम पढ़ ही नहीं पा रहे कि उन्होंने लिखा क्या है, तो उस एज को कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के बाद आती है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का बेस्ट एग्जांपल हम इंडस वैली को ही दे सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी से स्टार्ट होती है एंड 1750 बीसी तक चलती है। मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड यही है। बाकी कुछ बुक्स में आपको थोड़ा इधर उधर भी डेट्स मिल जाएंगी, बट मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड यही है। अब प्रोटो हिस्ट्री के बाद स्टार्ट होता है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में बेसिकली ये है कि हिस्टोरिक पीरियड में वो चीज़ें आती हैं जिनके हमारे पास रिटर्न एविडेंसेस भी है और उन चीज़ों को हम पढ़ भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1715 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, एग्जैक्ट रीज़न नोन नहीं है बट मोस्ट एक्सेप्टेड रीज़न ये है कि इंडस वैली का जो अंत था, सिविलाइजेशन पूरी जो ख़त्म हुई, वो बाढ़ की वजह से हुई। हालांकि अब न्यू थ्योरीज भी आ रही हैं, बट अभी तक जो एक्सेप्टेड है वो यही है कि बाढ़ आई होगी सरस्वती नदी में। सरस्वती बेसिकली अब गायब हो चुकी है, अब नहीं दिखाई देती, सूख गई है, बट उस टाइम पे सरस्वती नदी के एविडेंसेस मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि बाढ़ से वो ख़त्म हो गई होगी। तो 1715 AD से लेके 1500 AD तक, लगभग 250 सालों तक भारत मतलब उस एरिया में कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट की एग्जिस्टेंस का एविडेंस नहीं मिला है। तो उस टाइम तक तो बीच के 250 सालों तक तो कुछ नहीं पता क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बट आफ्टर 1500 BC वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा वैदिक एज। फर्स्टली 1500 BC से 1000 BC तक ऋग्वैदिक एज चलता है। देन फिर ऋग्वैदिक एज के बाद 1000 BC से 600 BC तक हमारा लेटर वैदिक एज चलता है। वैदिक एज क्या है? वैदिक एज में, क्योंकि वेदास हम सबने वेदास का नाम तो सबने ही सुना होगा ना, तो वेदास में क्योंकि जो उसमें लिखा हुआ है उसको हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये है हिस्टोरिक पीरियड। मतलब इसकी जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर्ड है, हम पढ़ सकते हैं उसको, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट आता है ये आता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड में। एक चीज़ मैं और बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल जो हम हिंदी लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में, जो हम इंग्लिश लिखते हैं लैटिन स्क्रिप्ट में, और जो भी हम हिंदी इंग्लिश की ही अगर हम उनका ही एग्जाम्पल लें तो वो बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं, लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट पे जाते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ। जो हम अरेबिक लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, उनको हम लिखते हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ, है ना, राइट से लेफ़्ट। अरेबिक, उर्दू इसी तरह लिखी जाती है। इंडस वैली की स्क्रिप्ट में एक अभी तक वो स्क्रिप्ट तो डिसाइफर नहीं हुई है, बट जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये पता लगाया कि इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट थी ना वो कुछ इस तरह से लिखी जाती थी कि पहले लेफ़्ट टू राइट, देन फिर राइट टू लेफ़्ट, अगेन फिर लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट। इस फॉर्म ऑफ राइटिंग को कहा जाता है प्रोस्ट्रोफेडॉन। प्रोस्ट्रोफेडॉन वही लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़, डिसाइफरमेंट क्या होता है? डिसाइफरमेंट बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें कि एक अननोन स्क्रिप्ट को एक नोन स्क्रिप्ट की हेल्प से डिसाइफर किया जाता है, मतलब पता लगाया जाता है कि इसमें एक्चुअल में लिखा क्या है। तो इंडस वैली की स्क्रिप्ट में अभी तक कोई ऐसी नोन लैंग्वेज मिली ही नहीं है जिससे हम उसको कंपेयर कर सकें। तो ये सारी चीज़ जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्या थी। देन अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्ट्री में पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, है ना,
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, मध्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री एंड ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, ये सारा पार्ट था एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास। ठीक है, अब मूव करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री पे। अब उसके बाद वैदिक एज के बाद ना, एक्चुअली वैदिक एज के बाद 600 बीसी तक तो वैदिक एज चलती है। उसके बाद फिर डायनेस्टीज आने लगती हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का ही पार्ट है ये। हिस्टोरिक पीरियड में जब हम बात कर रहे हैं वैदिक एज के बाद, पहले ऋग्वेदिक एज 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, देन फिर 1000 बीसी के बाद 1000 बीसी से 600 बीसी तक लेटर वैदिक एज। ऋग्वेदिक एज में ऋग्वेद लिखा गया था। लेटर वैदिक एज में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए थे, ये तीनों वेद। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 600 बीसी से यहाँ पे इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया में डायनेस्टीज का फॉर्मेशन होने लग गया। महाजनपदास, एक्चुअली लोग रहते थे, लोगों को जन कहा जाता है, वो लोग एक सेटलमेंट में रहने लगे। धीरे धीरे वो सेटलमेंट्स बड़ी हुई, उनको जनपद कहा जाता था, जहाँ पे जन रहते थे। जनपद बेसिकली जहाँ पे जन यानी कि लोग रहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट। धीरे धीरे वो जनपद बड़े होते गए एंड फिर उन्होंने महाजनपदास का फॉर्म ले लिया। महाजनपदास में एक्चुअली पूरे इंडिया में ना उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया यूनाइटेड था, उसमें पाकिस्तान वाला भी, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये पूरा प्रोविंस आता था। तो उस टाइम पे पूरे इंडिया को 16 महाजनपदों में डिवाइड किया गया था, और उन 16 महाजनपदों में 16 राजा हुआ करते थे। और ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इन 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम जो था वो था मगध का किंगडम। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसमें फिर अब हम डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हरेंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, गुप्तास डायनेस्टी, फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड, चोलास, चेरास, पांड्यास, चालुक्यास, मराठा। उसके बाद फिर वो आगे का पार्ट है। फिर उसके बाद मॉडर्न डायनेस्टी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर क्या होता है एंशिएंट हिस्ट्री में, एक्चुअली इंडिया में जो सबसे पहला जो इन्वेजन हुआ था, विदेशी आक्रमण, वो हुआ था किंग डेरियस के थ्रू हुआ था, बट ये एंशिएंट हिस्ट्री में हुआ था। जब एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है बेसिकली पोस्ट गुप्ता पीरियड में, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद 712 एडी में, एडी एनो डोमिनी, अब हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात करें, जो हमारे बेसिकली जैनिज्म और बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे जब हम हरेंग डायनेस्टी एक्सेट्रा पढ़ेंगे तो उनके साथ ही चलता है, पैरेलली में कॉन्टेम्प्रेरी है वो सारी चीज़ें, तो वो हम वहीं पे पढ़ेंगे। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 712 एडी में भारत में पहला इन्वेजन, टर्किश इन्वेजन होता है, वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू। उसके बाद फिर महमूद गजनवी, देन मोहम्मद गौरी। उसके बाद फिर चलता है दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम होता है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आई, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। देन उसके बाद फिर मुग़ल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। मुग़ल एम्पायर में फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। देन फिर तो ये सारा जो पार्ट आता है यहाँ से 712 एडी में जो पहला मोहम्मद बिन कासिम का जो इन्वेजन था ना, उसके इन्वेजन से लेके यहाँ तक मुग़ल एम्पायर के एंड तक, ये वाला जो पार्ट आता है दिल्ली सल्तनत का, जो 3 फॉरेन इन्वेजन्स मैंने बताए, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, देन फिर दिल्ली सल्तनत, देन फिर मुग़ल एम्पायर, साथ में कॉन्टेम्प्रेरी चलता है मराठा एम्पायर, और जो आप साउथ इंडिया का जो भी पोर्शन पढ़ेंगे, वो सारा जो पार्ट आता है ये आता है मेडाइवल हिस्ट्री में। मेडाइवल हिस्ट्री में अब क्योंकि मुग़ल एम्पायर 1600 एडी में जब अकबर का रूल चल रहा था इंडिया पे, तो उसी टाइम पे ही ब्रिटिशर्स को चार्टर मिला था कि वो इंडिया में आकर ट्रेड करे। एक्सक्लूसिव ट्रेड का उनको चार्टर मिला था बाय क्वीन एलिजाबेथ। तो उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स इंडिया में आए एज ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी बन के फिर उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया। तो वो सारा जो ब्रिटिशर्स का औरंगज़ेब के बाद, क्योंकि मुग़ल एम्पायर बहुत वीक हो गया था, तो उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने इन्वेड किया। इन्वेड तो नहीं, उन्होंने धीरे धीरे टेरिटरीज कैप्चर करी। प्लासी और बक्सर का जो युद्ध हुआ, वहाँ से बेसिकली हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1707 एडी से। वहाँ से फिर हमारे ब्रिटिशर्स का
एक्सपेंशन, उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल, वो सारा पार्ट जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आ जाता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जनरली हम कंसिडर करते हैं कि इंडिपेंडेंस तक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट माना जाता है। इंडिपेंडेंस तक 1947 वहाँ तक फ्रीडम स्ट्रगल एक्सेट्रा ख़त्म होता है, वो सब फिर वहाँ पे ब्रिटिशर्स को इंडिया से फिर बाहर निकाला जाता है, वो सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आता है। देन मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होती है, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क था वो 1946 में ही स्टार्ट हो गया था, बट क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, तो वो सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ उसके बाद जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए वो सारा पार्ट हिस्ट्री में हम बेसिकली कंसिडर नहीं करते, उसको हम पॉलिटी में, कुछ इकोनॉमी में, डिफरेंट सब्जेक्ट में, और कुछ पार्ट उसका हिस्ट्री में भी आता है। यहाँ से हमारी हिस्ट्री और पॉलिटी आपस में ओवरलैप करने लगती है। उसके बाद जो भी इंडिया का यूनिफिकेशन हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स गए थे तो इंडिया बहुत सारे टुकड़ों में, रजवाड़ों में टूटा हुआ था, जिसमें से 3 रजवाड़ों ने जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, यहाँ इन लोगों ने इंडिया में शामिल होने से मना कर दिया था। फिर सरदार पटेल का उनका जो भी रोल था, इंडिया का यूनिफिकेशन हुआ, वो सारी चीज़ें, तो उसका कुछ पार्ट हिस्ट्री में, और वो चीज़ें हिस्ट्री और पॉलिटी में कुछ ओवरलैप कर जाती हैं। वहाँ से हम फिर पॉलिटी में आगे डिस्कस करेंगे। फिर कैसे इंडिया की इकॉनमी डेवलप हुई, ये सारी चीज़ें जो भी अभी हमने डिस्कस करी, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थी। अब कॉन्टेम्परेरी, क्योंकि इंडिया अकेला तो है नहीं, पूरे वर्ल्ड की हमें बात करनी है, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उन सब की जो हिस्ट्री हुई, क्योंकि हम बाकी सारे देशों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ सकते जितनी हमें इंडिया की पढ़नी, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हमें इंडिया की तो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी होंगी। लेकिन बाकी देशों की भी जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, तो वो सारी जब हम वर्ल्ड की कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटी, वर्ल्ड इकॉनमी, ये सारी चीज़ें, इंटरनेशनल रिलेशंस, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट ये सब आता है, तो इसको भी हम कॉन्टेम्प्रेरीली जनरल साइंसेज में डिस्कस करेंगे। फिर जनरल साइंसेज के बाद साइंस पे मूव करेंगे। साइंस में बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में फिर 2 पार्ट्स होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो फिज़िक्स में बेसिकली बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, बहुत चीज़ें होती हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। देन फिर बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, उसमें भी बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम साइंस में पढ़ेंगे। फिर मैथमेटिक्स पे आएंगे, तो मैथमेटिक्स में भी अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसमें भी कैलकुलस, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज का जो था, हमने आज जनरल साइंसेस पे ज़्यादा फोकस किया, मेनली हिस्ट्री, क्योंकि कल से हम हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे आगे की हमारी जो पढ़ाई है। और मैं ट्राई करूँगी अगर पॉसिबल हो पाया तो पैरेलली ज्योग्राफी भी चला सकूँ, बिकॉज क्योंकि इतना कोशिश ये रहेगी कि 6 महीने के अंदर एक बार हम एटलीस्ट पूरा कवर कर ले, जो भी जनरल साइंसेस, एटलीस्ट जनरल साइंस और साइंस और मैथ्स, बाकी जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं वो कॉन्टेम्प्रेरीली हम चलाते रहेंगे। बाकी अगर पॉसिबल हो पाया तो ज्योग्राफी हिस्ट्री के पैरेलल में चलेगी। बाकी हम स्टार्ट हिस्ट्री से ही करेंगे, इसलिए मैंने आज हिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो हम और डिटेल में, बहुत डिटेल में ज्योग्राफी को भी साथ साथ पढ़ेंगे। पॉलिटी जो है, पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ तो पॉलिटी भी ओवरलैप करती है। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे ही एंड होगी तो हम वहीं से हम पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। और इकॉनमी जो है, इकॉनमी भी अगर पॉसिबल हो पाया तो पॉलिटी के पैरेलल में इकॉनमी पढ़ लेंगे। फिर जनरल साइंसेस के बाद फिर साइंस पे मूव करेंगे, साइंस के सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि साइंस जो है वो तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, साइंस तो हो जाती है, मुश्किल तो खैर जनरल साइंसेस भी नहीं है, बट आई विल ट्राई कि जिन बच्चों को मुश्किल लगता भी है उनके लिए भी ये ज़्यादा से ज़्यादा ईजी हो पाए। तो बाकी ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो आप लोगों का रिएक्शंस जान के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी फर्स्ट वीडियो था तो हेलो।
थोड़ी देर में करा दूंगी ना। ओके सॉरी फॉर द कॉल। सो बेसिकली आज के लेक्चर में तो इतना ही था। बाकी धीरे धीरे करके इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो बाय मिस्टेक भी अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर मैंने बाय मिस्टेक डिलीवर कर दी हो, कुछ बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोगों को जैसा भी लगा, जो भी लगा, कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।